अच्छा बेटा, अब हम वो टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं ना जो हमसे रह चुके थे, क्योंकि हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है, इनके बाद हमने कुछ ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम वो टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं जो लास्ट टेक्निक्स है, और उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है वो क्या है, वो है टिश्यू कल्चर। तो बेटा टिश्यू कल्चर, एक बात तो याद रखें कि टिश्यू कल्चर हमारे पास एक इनविट्रो कल्चर है, वो कल्चर जो लेबोरेटरी में होता है। पहला एमसीक्यूज आप क्लियर करना चाहता हूं कि ये हमारे पास नॉट इन विवो, ये हम नेचुरल नहीं कर सकते कि हम नेचुरली उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके और वो करें, नहीं बेटा, इनको हम लेबोरेटरी के अंदर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टिश्यू कल्चर है वो है इन विट्रो। इसको सबसे पहले डेवलप किया था हैरिसन ने, बेटा इनको सबसे पहले डेवलप किया था हैरिसन ने 1970 में। और इनका जो हमारे पास सबसे पहला कल्चर हुआ था वो फ्रॉग के स्पाइन्स का था। बेटा हमारे पास फ्रॉग के स्पाइन कार्ड के ऊपर ये सबसे पहले इनके ऊपर रिसर्च हुई थी, और उन्होंने कल्चर किया था फ्रॉग के एम्ब्रियोनिक स्पाइनल कार्ड, वो कल्चर फ्रॉग एम्ब्रियोनिक स्पाइनल कार्ड। इसके बाद ये हमारे साथ प्लांट्स की तरफ आया, बॉटनी की तरफ आया, और हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था हेबर्ट प्लेंट। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम किया था मेसोफिल लीफ के मेसोफिल सेल के ऊपर, सेल ऑफ मेसोफिल ऑफ लीफ, उन्होंने इनके ऊपर किया था, और इनको जो है ना मुख्तलिफ हार्मोन के साथ ट्रीट किया था, और उनको कल्चर करने की कोशिश की थी। अच्छा, एक बात याद रखिए कि अब हमारे पास ये जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, और जितनी भी ज्यादा कल्चर प्लांट की जाती है तो टिश्यू कल्चर के ही जरिए से की जाती है। इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ टूल्स, उन टूल्स के बिना इनका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते, हम ये नहीं जान सकते कि हमारे पास ये इस किस स्टेज में है। इनके अलावा हम कुछ भी नहीं जान सकते इनके अलावा, अगर हमारे पास ये टूल्स ना हो। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि एक टूल की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं सेल कल्चर रोड। बेटा हमने एक एक्स प्लांट लिया, जहां से भी ले लिया, हम एक प्लांट को कल्चर करना चाहते हैं, उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने ले लिया, तो ये अब खराब हो जाएंगे, तो इसको हम सेल कल्चर रोड में रखेंगे, जहां पर हमारे पास लेमिनर फ्लो होगा, अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन होगा, तो वहां पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई अगर आप दिन 2 दिन तक भी वहां पर आप इस प्लांट को लेके ना, तो इनको जो है ना ये खराब नहीं होता। इनके अलावा एक इंक्यूबेटर, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्यूबेटर होता है, और इनके जरिए से बैक्टीरिया और वायरस के जरिए से भी ग्रोथ नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, सेंट्रीफ्यूज तो नॉर्मली एक कल्चर में इस्तेमाल नहीं होता, बट बाज़ औक़ात अगर इनको कल्चर के दौरान अगर आप करना चाहते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड तो आप कर सकते हैं, तो वहां पर आपको सेंट्रीफ्यूज की जरूरत पड़ सकती है। इनके अलावा फ्रीजर, बेटा हमारे पास कोई भी एक बात याद रखिए कि कोई भी टेक्निक स्टार्ट हो तो आपको फ्रीजर की जरूरत इसलिए पड़ती है ना कि फ्रीजर में हमारे पास टेम्परेचर -20, -30 अप टू -90 तक होती है। ये वो टेम्परेचर होती है जहां पर कोई भी लिविंग सेल्स के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक नहीं कर सकती। तो बेटा अब रात हो गई, आप तो लगातार 24 घंटे तक काम नहीं कर सकते, तो आपको फ्रीजर की जरूरत पड़ सकती है, तो फ्रीजर का होना जरूरी है। अब जैसे हमने कल्चरिंग स्टार्ट किया, 1 सेल 2 हो रहे, 2 3 4 8 इस तरह डिवाइड होते जा रहे हैं, तो बेटा आपके लिए सेल काउंटर का भी एक मशीन होना चाहिए जिससे आप आसानी से काउंटर कर सके। ये एक माइक्रोस्कोपिक लाइक मशीन होती है, इससे आप उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। इनके अलावा मैंने आपको बेटा कल बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए जो माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं वो होती है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको हम कायरो प्रिजर्वेशन कहते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए से हम कायरो प्रिजर्वेशन करते हैं। अगर आप इस टिश्यू कल्चर को यहां से लेकर बाहर कंट्री में भी लेना चाहते हो तो आप कायरो प्रिजर्वेशन में ले जा सकते हो। इनके अलावा स्टेरिलाइजर, बेटा आपने ये सारे के सारे मशीन इस्तेमाल किए एक कल्चर के लिए, अब आप दोबारा कल्चर करना चाहते हो तो बेटा आपने इन सब चीजों को पहले स्टेरिलाइज करना चाहिए, मतलब साफ करना चाहिए। तो इन सब चीजों की जरूरत टिश्यू कल्चर में पड़ती है। बेटा सबसे पहले टिश्यू कल्चर में आप ये होता है कि आप किसी भी हेल्थी प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं, बेटा चाहे वो बड्स हो या एपेक्स ऑफ फ्रूट हो या एपेक्स ऑफ शूट हो, तो इन तीनों जगहों से आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा एमसीक्यूज आती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहां से कलेक्ट किया जाता है, तो 3 जगहों से कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले बड्स से कलेक्ट किया जाता है, एपेक्स ऑफ फ्रूट से और एपेक्स ऑफ शूट से। इन 3 जगहों से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब बेटा इनके ऊपर बहुत ज्यादा गंद बला लगी हुई थी और इनके ऊपर बाज़ों का बैक्टीरिया का भी असर होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उनको स्टेरिलाइज कर लेते हैं, स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं थ्रू स्टेरिलाइज मशीन से, या इनके अलावा इंक्यूबेटर और सेल कल्चर रोड से भी हम इसको क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। बेटा अब हमने इनको स्टेरिलाइज किया, अब हमारे पास सपोज ये हमारे पास वो सेल है,
जो हमने ले लिए, हमने उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसको हमने स्टेलाइज किया। बेटा अब हम इसके ग्रोथ के लिए एक मीडियम रखेंगे, खुराक। बेटा सेल है, इनको खुराक की जरूरत पड़ती है, तो हम इसको एक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, इसको हम ब्रॉथ कहते हैं, या कोई भी मीडियम आप प्रोवाइड कर सकते हैं सेल के मुताबिक कि वो कौन कौन से जगह पर यानी कौन कौन से मीडियम को वो ज्यादा लाइक कर लेते हैं, तो आप इसको खुराक रखेंगे। बेटा अब इसके बाद हर एक सेल क्या होता है कि ये हमारे पास मल्टीप्लाइड करना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह का एक गुच्छा बन जाता है इस सेल का। बेटा हमें कैसे पता चल जाता है कि हर एक सेल का गुच्छा बन जाता है? हम इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा सेल काउंटर को, और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के जरिए से हमें पता चल जाता है कि हाँ हर एक सेल हमारे पास वो अब बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुकी होती है। अच्छा बेटा ये जो गुच्छा बन गया है अनडिफरेंशिएटेड सेल है, उसको हम क्या कहते हैं? केलस। तो अभी हमारे पास एक केलस फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही हमारे पास एक केलस फॉर्मेशन होती है तो इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं हार्मोन्स। बेटा इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं हार्मोन्स। बेटा हम इनके ऊपर हार्मोन्स अप्लाई कर लेते हैं। अब फर्स्ट थेरापी जो है ना शूट के लिए होती है, हार्मोन थेरापी। बेटा शूट के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? हम इस्तेमाल कर लेते हैं ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। बेटा ऑक्सीन को लो इस्तेमाल करना होगा और साइटोकाइनिन को हाई, तो आपके साथ क्या हो जाएगा? शूट, यहां से एक शूट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस केलस से हर एक सेल से एक शूट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बेटा अब जैसे शूट प्रोड्यूस हो गया तो रूट के लिए भी हार्मोन की थेरापी होगी। तो बेटा इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो रूट के लिए हार्मोन की थेरापी क्या होगी? वही ऑक्सीन और साइटोकाइनिन को ले लेते हैं, यहां पर ऑक्सीन हाई इस्तेमाल करेंगे बेटा और साइटोकाइनिन लो इस्तेमाल करेंगे। बेटा जैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास यहां से रूट की भी फॉर्मेशन होती है। अब शूट भी पैदा हो गया, रूट भी पैदा हो गया, क्या हो जाता है कि हमारे पास एक प्लांटलेट, छोटा सा प्लांट सपोज पैदा हो जाता है। तो यही प्लांटलेट को बेटा हमने तो इसको फ्लास्क में लगाया हुआ होता है। इस दौरान सपोज ये एक प्लांट होता है और इसके ऊपर ये पत्ता मौजूद है, जबकि नीचे फ्लास्क के अंदर इसमें मौजूद होता है रूट्स। तो क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम डिफ्लास्क कर लेते हैं, डिफ्लास्क। बेटा जिसको जैसे हम इसको डिफ्लास्क कर लेते हैं, हम इसको फौरन सूरज की तरफ नहीं ले जाते, मतलब इसको शेड में रखते हैं कुछ टाइम के लिए। बेटा इनकी भी एक खास वजह है, क्योंकि हमारे पास अब ये जो शूट मौजूद है ना, इसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर मौजूद नहीं होता। इसके ऊपर पत्ते के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल लेयर मौजूद नहीं होता, तो वो लाइट उसको डायरेक्टली डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से ये पेड़ नाकाम हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप धीरे धीरे उनको 3, 4, 5 दिनों में आप उनको पेड़ सूरज प्रोवाइड करें। तो इट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर के है। टिश्यू कल्चर के डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा, इनके बाद कुछ एपैरेटस के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने इनकी मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ा कि हम सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं, इसको स्टेरलाइज कर लेते हैं स्टेरलाइजर से और कल्चर इंक्यूबेटर से। इसको फिर मीडियम प्रोवाइड कर लेते हैं, खुराक मीडियम के प्रोवाइड के बाद ये केलस बन जाता है। केलस से हम शूट और रूट निकालने के लिए हार्मोन थेरापी कर लेते हैं और आखिर में इसको डिफ्लास्क कर लेते हैं। तो इट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर। अब हम